हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो आई होप बच्चों कि आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जिसका नाम है क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, नंबर होता क्या है? इट इज ए सेट ऑफ नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? एक सेट ऑफ नंबर होता है जो हमें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी सारी के सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है तो तुम सोचोगे भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या देनी, तो ये तो 10th में पढ़ा ही है तुमने कि एटम इस तरीके से होता है, न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग ऐसे शेल होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो और क्या इंफॉर्मेशन देनी इसके लिए? तो बच्चों अब तुम 11th में क्या सीखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एग्जैक्टली शेल में नहीं होते हैं। शेल या जिनको तुम ऑर्बिट बोलते हो, उन शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उनके अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, फिर उनमें ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। तो जो बच्चे में से पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे सर ये एग्जाम्पल चिपका देते हैं हर जगह, लेकिन बच्चों एकदम बेस्ट एग्जाम्पल लगता है मेरे को समझाने के लिए। कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब हो गया जैसे फार्म हाउस टाइप होता है, फार्म हाउस की बाउंड्री है, और उसके अंदर एक घर बना हुआ है। ठीक है, और उसमें रूम्स हैं और उसमें लोग रह रहे हैं। तो मान लेते हैं ये जो बाउंड्री है ना, इसको हमने शेल कंसिडर कर लिया, और ये जो घर बना हुआ है इसको हमने सब शेल कंसिडर कर लिया, और इसके अंदर जो रूम्स बने हुए हैं उसको हमने ऑर्बिटल्स कंसिडर कर लिया, और जो इन रूम्स के अंदर लोग रह रहे हैं उनको हमने इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर लिया। ठीक है ना? तो हम कभी ऐसा तो नहीं बोलते ना कि जो लोग रहते हैं वो रूम्स में रहते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं कि जो लोग रहते हैं वो घर के अंदर रहते हैं। ठीक है ना? तो मतलब सेम वही चीज है, ये ऑर्बिट है, उसके अंदर सब शेल घर हो गया, रूम जो है वो ऑर्बिटल हो गए, और जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है ना? तो इसलिए क्या बोल देते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल के अंदर होता है, पर एग्जैक्टली शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, मतलब कि घर होता है, और जो सब शेल्स है उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब कि रूम्स होते हैं, और उसमें जो लोग रहते हैं मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, और वो कैसे घूम रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? क्वांटम नंबर्स देता है बच्चों। ठीक है, तो अब इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं तो वो देखना बच्चों। ठीक है, जो तो फर्स्ट टाइप होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, और इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम क्या होता है? इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, कि एक एटम में कितने शेल हैं वो ये डिटरमाइन करता है। इसके अलावा भी बड़ी सारी चीजें बताता है, एनर्जी वगैरह भी बताता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ तुम्हें वही चीज बता रहा हूं जिससे हम इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। ज्यादा हम थियोरटिकल उसमें नहीं जाएंगे, हम इससे न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं मतलब एमसीक्यूज जो आएंगे उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेल इन एन एटम, कि एक एटम में कितने शेल होते हैं वो ये डिटरमाइन करता है। तो इसके लिए n की वैल्यू जो होती है ना वो 1 2 3 4 इस तरीके से होती है। जैसे तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है, इसको k शेल बोलेंगे, इसको l, इसको m, इसको n, इस तरीके से। ठीक है ना? जैसे 10th में तुमने पढ़ा है कि ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग ये k शेल होता है, फिर ये l शेल है, फिर ये m शेल है। ठीक है, तो कितने शेल हैं किसी एक पर्टिकुलर एटम में वो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि एकदम सिंपल चीज है। सेकंड वाला, अब सेकंड वाला क्या होता है तो वो देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, और इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और इसका काम क्या होता है? इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं वो ये डिटरमाइन करता है। इसके अलावा एनर्जी वगैरह भी बताता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होते हैं शेल के अंदर वो डिटरमाइन करता है, एल से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है L = n-1, इस तरीके से निकालते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल क्या था? n = 0, n = 1। फर्स्ट शेल था हमारा n = 1, तो L क्या आ जाएगा बच्चों? 1 - 1 मतलब 0। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट शेल है हमारे पास उसमें एक सब शेल होगा जिसको L = 0 से डिनोट करेंगे।
तो ये नहीं है कि भाई L इजिकल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब कोई सब शेल नहीं होगा इसके अंदर। मतलब क्या हुआ कि अगर N इजिकल टू 1 है, फर्स्ट शेल है, तो उसके अंदर एक सब शेल होगा जिसको हम L इजिकल टू 0 से डिनोट करेंगे, और इसका जो नाम होता है वो होता है S। ठीक है, तो L इजिकल टू 0 का मतलब होता है S सब शेल। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास सेकंड शेल है N इजिकल टू 2, तो L क्या आएगा 2 माइनस 1। ठीक है, तो इसको 1 नहीं लिखेंगे, इसको स्टार्टिंग से लिखेंगे, 0 भी लिखेंगे और 1 भी लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड शेल है हमारा, उसके अंदर दो सब शेल होंगे, एक L इजिकल टू 0 और एक L इजिकल टू 1। L इजिकल टू 0 तो होता है S सब शेल और 1 होता है P सब शेल। ठीक है, तो 0 को S से डिनोट करेंगे और 1 को P से डिनोट करेंगे। ऐसे ही N इजिकल टू अगर मान लो 3 होता है हमारे पास, तो L आ जाएगा 3 माइनस 1, मतलब क्या आ गया 0, 1 और 2। ठीक है, तो थर्ड शेल के अंदर तीन सब शेल होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है। अब 0 और 1 का तो पता है तुम्हें, किससे डिनोट करते हैं, इसको S से, इसको P से, और 2 वाले को D से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही N इजिकल टू 4, अगर 4 आता है तो L क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। ठीक है, अब 0, 1, 2 तो पता है तुम्हें, 0 का मतलब हो गया S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, और 3 के लिए होता है बच्चों F सब शेल। ठीक है, तो फोर्थ शेल के अंदर 4 ही सब शेल होंगे, S, P, D और F, इस तरीके से। ठीक है, तो ये S, P, D, F जो होता है ना, ये सब शेल को डिनोट करने का तरीका होता है। और अब जो आगे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ोगे, जो 10th में तुमने पढ़ी थी 288 वाले कॉन्फ़िगरेशन से, वो ना पढ़ के SPDF की टर्म्स में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो आगे हम सीखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए कि जो सब शेल होते हैं उसके अंदर सब शेल किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो L इजिकल टू, बस ये ध्यान रखना है तुमने कि L इजिकल टू 0 है तो वो S सब शेल होता है, L इजिकल टू 1 है तो P होता है, 2 है तो D होता है, और 3 है तो F होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें सब शेल बताता है किसी एक पर्टिकुलर शेल के अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वाला लेते हैं। देखो, तो जो नेक्स्ट होता है थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम M और उसके नीचे छोटा सा स्मॉल l मतलब लगा देते हैं, तो ये ML से डिनोट करते हैं। और इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल। अब ये क्या बताता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, मतलब जो घर बनाया था हमने उसके अंदर रूम्स कितने हैं, वो ये डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ML इजिकल टू 2L प्लस 1। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ये ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का होता है, लेकिन उन ऑर्बिटल्स को डिटरमाइन किस तरीके से करते हैं, मतलब उन ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट किस तरीके से करते हैं, शो किस तरीके से करते हैं, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ML इजिकल टू माइनस L 0 प्लस L, इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके देगा हमें कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, और इससे हम उसको शो करेंगे, उन ऑर्बिटल्स को शो करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन अभी समझ आ जाएगा कि 4L इजिकल टू 0, सबसे पहले वाला सब शेल कौन सा था हमारा, L इजिकल टू 0, कौन क्या नाम था उसका, S। तो इसके अंदर अगर हम ऑर्बिटल्स निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब कि 1, तो 1 ऑर्बिटल आ जाएगा। और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डेजिग्नेट कैसे करेंगे, वो इस फॉर्मूले से करेंगे। देखो, अब देखो L है यहाँ पे 1 है, कहाँ गया, सॉरी, L यहाँ पे 0 है, तो माइनस 0 प्लस 0, ये 0, तो माइनस 0 प्लस 0 कुछ नहीं होता है, तो ओवरऑल क्या लिखेंगे इसको 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट सब शेल था हमारा S सब शेल, उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम ML इजिकल टू 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेम ऐसी L इजिकल टू 1 है, जो हमारा P होता था, सेकंड वाला सब शेल का नाम क्या था, P। अब उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ML इजिकल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब कि 3। ठीक है ना, तो P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनको डिनोट कैसे करेंगे हम, ML इजिकल टू, देखो माइनस L की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो -1 0 प्लस 1, तो जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे उनको किससे डिनोट करेंगे, -1 0 प्लस 1 से। ठीक है, ऐसे ही L इजिकल टू 2 है जिसको हम D से डिनोट करते हैं, तो ML क्या आ जाएगा यहां से 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब कि 5।
ठीक है, तो जो थर्ड सबशेल था हमारा डी, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और उनको डिनोट कैसे करेंगे? -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से। क्लियर है? ऐसे जो लास्ट है हमारे पास L = 3, जिसको F से डिनोट करते हैं, तो ml आ जाएगा इसमें 2 × 3 + 1 मतलब कि 7। तो ml को डिनोट कैसे करेंगे? अब -3 से +3 तक जाएंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ऐसे। ठीक है, तो देखो इसमें दो चीजें ध्यान देनी है तुमने। अब ये s ऑर्बिटल, जो s सबशेल था उसमें एक ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं। इनका मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों होता है, ये भी वैसे आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देने के लिए बता रहा हूं तुम्हें कि जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, आगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो उसमें तुम ये देखोगे जो s सबशेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, p सबशेल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनको इस तरीके से बॉक्स बना देते हैं ऑर्बिटल्स में के लिए, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। एग्जैक्टली ऐसी शेप नहीं होती ऑर्बिटल्स की, वो आगे पढ़ेंगे हम कि शेप्स कैसी होती है इनकी। तो ये जो बॉक्स होता है ना, ये एक ऑर्बिटल होता है, और इस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब s के अंदर कितने थे इलेक्ट्रॉन्स? सिर्फ 2 ही थे। s के अंदर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए कितनी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ एक ही की पड़ेगी ना जरूरत, इसलिए इसमें एक ही ऑर्बिटल आया बस खाली। ऐसे p के अंदर 6 हैं, ठीक है, तो 6 ऑर्बिटल को फिल करने के लिए 3 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से उसमें जब तुम आगे सीखोगे ना, तो ऐसे 3 बॉक्स बनाएंगे हम, मतलब बॉक्स कहने का मतलब है कि ऑर्बिटल्स हैं ये। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 आएंगे, तो 6 ऑर्बिटल्स को रखने के लिए 3 ऑर्बिटल्स की जरूरत है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए 3 ऑर्बिटल की जरूरत है। ऐसे 10 है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5, और 7 है तो कितने हो जाएंगे? 14। तो इस वजह से बने ये ऑर्बिटल्स इस तरीके से। ठीक है, सेकंड थिंग ये कि अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है और तुम्हें बोला जाए कि जैसे L = 1 है, और बोले कि L = 1 के लिए ml की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो बच्चों ये वाली नहीं बतानी है, ये वाली वैल्यू नहीं बतानी है, वैल्यू ये वाली बतानी होती है हमेशा। मतलब ये वाली जो बीच में मैंने लिखाई है ना, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया कि ऑर्बिटल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा और तुमसे पर्टिकुलर पूछा जाएगा कि भाई L = 0 के लिए ml बताओ, तो तुम्हें ये बताना है ml = 0। सेम ऐसे L = 1 के लिए बताओ तो ये बताना है, ये नहीं बताना है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा बच्चों तुम्हें? ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं लास्ट। तो जो नेक्स्ट जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, जिसको हम ms से डिनोट करते हैं, और इसका काम क्या होता है? इट डिटरमाइंस द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सबसे सिंपल होता है क्या कि एक ऑर्बिटल जो है, जो मैंने तुम्हें बताया, से बॉक्स की फॉर्म में दिखाते हैं, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उनको ऐसे फिल करते हैं नहीं करके। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होता है और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस वजह से जो ms होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, +½ और -½ जैसे मान लो +½ हमने क्लॉकवाइज के लिए लिया, तो -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू फिक्स होती है, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे सिंपल क्वांटम नंबर तो यही होता है। ठीक है, और एकदम सच बात यही होती है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्पिन हमेशा ऑपोजिट होता है, मतलब एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि for n = 3 फाइंड L, ml और ms। अगर n की वैल्यू 3 है, मतलब कि थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में तुम बताओ उसमें सब शेल कितने होंगे या कौन से होंगे, और ml कौन सा होगा, मतलब ऑर्बिटल कौन से होंगे, और ms मतलब स्पिन कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का। तो n अगर 3 है हमारे पास, तो L क्या हो जाएगा बच्चों? n-1। तो L = 3 - 1, मतलब स्टार्टिंग से लिखना है बच्चों 0 1 2। ठीक है ना, थर्ड शेल है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, S भी हो सकता है, P भी हो सकता है और D भी हो सकता है। ठीक है, अब for L = 0 ml अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला वो वाला लगाना है जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या कि -L 0 + L, ये वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चों। ठीक है ना, तो for L = 0 ml क्या निकलेगा? अब
एल की जगह पे 0 पुट करेंगे तो -0, 0 + 0, तो ओवरऑल क्या बोलेंगे इसको, ml = 0। सेम ऐसी l = 1, अगर l 1 है तो ml क्या हो जाएगा बच्चों, -1, 0 + 1, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर l = 2 है तो ml क्या हो जाएगा, -2, -1, 0 + 1 + 2, इस तरीके से, ठीक है। तो n अगर 3 है तो l इस तरीके से निकाला हमने, फिर उसमें ml निकाला, और ms तो हमेशा फिक्स ही होगा, ± हाफ। तो हर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो, उनका स्पिन हमेशा यही होगा, ± हाफ, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, और एकदम रिजल्ट चेंज हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, जैसे बच्चों क्वेश्चन है कि फॉर 3p फाइंड n, l एंड ml। अब हमें एक पर्टिकुलर सबशेल दे दिया 3p और बोल रहा है इसके अंदर n बताओ, l बताओ और ml बताओ, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जो p लिखा हुआ है ना, p जो सबशेल लिखा हुआ है, इससे पहले जो वैल्यू लिखी होती है वो n होता है, तो n क्या हो जाएगा 3। तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया, n की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन जो l आएगा इसके अंदर वो 0, 1, 2 नहीं आएगा, वो इस p के रिगार्डिंग निकालेंगे हम। तो p के लिए l की वैल्यू मैंने क्या बताई थी पीछे तुम्हें, p के लिए l की वैल्यू 1 बताई थी, तो l = 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले वाले केस में हमने 0 भी लिखा, 1 भी लिखा, 2 भी लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये नहीं पता था ना कि वो 3s है, 3p है या 3d है, हमें नहीं पता था, इसलिए हमने तीनों के लिए निकाला। लेकिन यहां तो उसने पर्टिकुलर बोल दिया ना कि p के लिए निकालो, तो इसलिए l = क्या होगा 1, और फिर ml इस 1 के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और वो क्या हो जाएगा, -1, 0 + 1, और ms ± हाफ होता ही है, अगर पूछा होता, वैसे पूछा ही नहीं है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में अगर मान लो बोला होता कि 3s है और 3s के लिए n, l और ml बताओ, तो n क्या होगा बच्चों 3, l क्या होगा, अब s के लिए निकालना है, पर्टिकुलर s के लिए, तो s के लिए l की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 0, तो 0 लिखेंगे, ना 1 लिखेंगे ना 2 लिखेंगे, और ml फिर इस 0 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और ml क्या हो जाएगा फिर, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ml कैसे निकालते हैं, -l 0 + l से, ठीक है। अब सेम ही क्वेश्चन में अगर मान लो ये 3d होता, 3d, तो n की वैल्यू क्या होती, सेम वही 3 होती, लेकिन l क्या हो जाता अब d के लिए, अब d के लिए l क्या हो जाता 2, ठीक है ना, और फिर ml क्या हो जाता है इसमें, -2, -1, 0 + 1 और +2, तो इस तरीके से निकालना है बच्चों, ठीक है। तो अगर कोई सबशेल पीछे लिखा हो तो उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, और अगर नहीं लिखा है, सिंपल शेल लिखा हुआ है, तो उसमें तुम्हें सारे सबशेल निकाल के देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस पे देखो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, जिसमें n = 2 है और ml = 0 है। कह रहा है अगर n की वैल्यू 2 है और ml की वैल्यू 0 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ इसमें क्या होंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, ये हमें दिया हुआ है शेल और ये दिया हुआ हमें ऑर्बिटल, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड शेल है उसमें हम ये पता करेंगे कि ml = 0 वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं, वो पता करेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो n = 2 है तो l क्या होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा। अब 4 l = 0, l = 0, ml क्या होता है, 0 होता है, ये पीछे हमने पढ़ा है, और l = 1 के लिए ml क्या होता है, -1, 0 + 1, यही होता है। तो अब क्वेश्चन में बोला उसने कि ml = 0 वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो ml = 0 वाले कितने ऑर्बिटल हैं, एक तो ऑर्बिटल यही है, और ये जो 3 ऑर्बिटल थे इसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हैं ml = 0 वाले, 2 ऑर्बिटल हैं, और ईच ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ऑर्बिटल्स हमारे पास 2 हैं और उनमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ml = 0 वाले ऑर्बिटल्स में पूछा था, तो इसलिए ये बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, वही सेम n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और ml इज इक्वल टू +1 दे रखा है कि n अगर 3 है और ml अगर +1 है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थर्ड शेल के अंदर ये ढूंढना है कि +1 वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं और जितने ऑर्बिटल्स निकलेंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे। तो उसके लिए n हमारे पास 3 है तो L क्या हो जाएगा, 0 1 और 2 और 4L इज इक्वल टू 0, ML क्या होता है 0, L इज इक्वल टू 1, ML क्या होता है -1 0 +1 और L इज इक्वल टू 2, ML क्या होता है -1 -2 -1 0 +1 और +2, ये होगा। अब उसने क्वेश्चन में बोला कि +1 वाले ऑर्बिटल्स देखने हैं, तो +1 वाले ऑर्बिटल्स कौन से हैं, एक ऑर्बिटल तो ये है और एक ऑर्बिटल ये है। ठीक है ना, तो 2 ऑर्बिटल्स हैं वही सेम +1 वाले और ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि ml इज इक्वल टू 0, कि ml 0 वाले इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो ml 0 वाले कितने ऑर्बिटल हो जाते, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, तो 6 ऑर्बिटल हो जाते। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स हो जाते, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते 6, तो फिर ये वाला आंसर होता। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेम क्वेश्चन में अगर बोला होता कि ml इज इक्वल टू +2, ml +2 है अगर, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो +2 वाले कितने ऑर्बिटल होते, सिर्फ यही वाला ऑर्बिटल होता और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते 2, तो उस केस में फिर ये वाला आंसर हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर ms इज इक्वल टू -12। तो कह रहा है 4f जो हमारे पास सब शेल है उसके अंदर मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स बताओ जिनका स्पिन -12 है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स बताने जिनका स्पिन -12 है। तो बच्चों देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान, कि हमें पता है कि जो f होता है उसके अंदर, f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना टोटल, और मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर वो 7 होते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, और हर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 7 ऐसे हो गए, फिर 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इनमें से 7 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा होगा +12 और 7 वालों को क्या हो जाएगा -12। ठीक है ना, तो -12 वाला पूछा है इसने, तो क्या हो जाएंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैव ms इज इक्वल टू -12, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगी बी। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया होगा थोड़ा तुम्हें क्वांटम नंबर के बारे में। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम इसमें इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं और उस पर बेस्ड MCQs कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।